Good morning to all students. In the last video of class 12 business study, we discussed recruitment, process of recruitment and the various sources of recruitment, that is internal sources and external sources. We discussed transfer and promotion as the internal sources and direct recruitment, casual callers, advertisement, employment exchange, placement agencies, campus recruitment, recommendation of employees, labor contractors, advertising on television, web publishings, etc. are as external sources. Today we will discuss the second important aspect of staffing, that is selection. Selection is a process of carefully screening the candidate so as to identify and choose a more suitable person for the job. It involves a series of tests, interview and examination in order to generate a contract of employment containing the terms of condition of employment in the organization. Selection is regarded as a negative process as it involves elimination of candidate at every step. So selection एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और सबसे मोस्ट सुटेबल पर्सन, उस जॉब के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल पर्सन है उसको चूज़ करते हैं. इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट, यानी सिलेक्शन में हम कई सारे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर करते हैं कि प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दी जॉब. एंड जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि आपको इस जॉब को करना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करके करना है. सो एट द लास्ट वी कैन से सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट because in the recruitment we induce the more and more people to apply for the job, but in the selection we select a most suitable candidate for the job. Now what is the definition of selection? Selection is the process of choosing from among the candidate from within the organization or from the outside the most suitable person for the current position or for the future position. यानी कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एंड या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सबसे सही बंदा, जो सूटेबल बंदा है, पर्सन को चूज़ करते हैं जो कि पोजीशंस के लिए, जो करंट पोजीशन है या फ्यूचर पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो. सो सिलेक्शन इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस एज टू प्रिडिक्ट विच जॉब एप्लीकेंट विल बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड. यानी सिलेक्शन एक ऐसा मैनेजरियल डिसीजन प्रोसेस है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा जॉब एप्लीकेंट्स, यानी कौन सा पर्सन को अगर हम हायर करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देंगे तो वो सक्सेसफुल होगा. एंड एज वेल एज द डेफिनेशन गिवन बाय स्टोन, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड हायर दोज विद अ ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ अ सक्सेस इन जॉब. यानी सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कितने लोग ने एप्लीकेशन दिया है और कितने लोगों को हायर करना चाहिए. Okay, so basically we can say selection is a process in which we identify and choose the most suitable person for the job. It involves tests, interviews, examination, and contract of employment which contain the terms and condition of employment in the organization. Now we will move to the next topic, that is selection process. यानी जब हम रिक्रूटमेंट के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को जॉब देने ऑफ़र करते हैं तो जॉब ऑफ़र देने से पहले उनके ऊपर कई सारे टेस्ट, कई सारी स्टेप्स को फॉलो करके उन्हें अपनी जॉब में एंट्री कराते हैं. और जैसे अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर 100 लोग जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास जॉब लिमिटेड है, हमारे पास मैन पावर रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है. सो हम उन सारे जो एप्लीकेंट्स को जॉब तो दे नहीं सकते, इसलिए उसमें से जो मोस्ट सुटेबल पर्सन होता है उसको हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं. और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और जो कैंडिडेट उस सिलेक्शन प्रोसेस में फिट होता है उसे कोई कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसे एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाता है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. It helps the manager to eliminate unqualified and unfit job seeker based on the information supplied in the application forms. यानी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में होता क्या है कि हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और
इस स्टेप से हमें ये मिलता है कि शुरू में ही वो सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन मैनेजर के लिए एक MBA क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत थी, और जिसमें से जब इस जॉब का मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर में, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देख के 500 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। लेकिन जब उनकी हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की, यानी इस प्रोसेस में करते क्या उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, तो पता चला कि 500 में से सिर्फ 300 कैंडिडेट्स ही MBA क्वालिफाइड हैं, बाकी 200 के पास MBA की डिग्री अवेलेबल नहीं है। सो वो फर्स्ट राउंड से ही क्या हो गए, उस जॉब से बाहर हो गए। यानी इन दिस स्टेप first of all we'll eliminate unqualified and unfit job seekers based on the information supplied in the application form। यानी उन्हें जैसी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में दी है वो मैच नहीं की एक्चुअल में जैसे उनकी स्टेटस है। द सेकेंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज मैकेनिज्म आइदर अ पेपर और पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज that attempts to measure certain characteristics of individuals. These characteristics range from aptitudes such as manual dexterity to intelligence to personality। यानी विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, यू नो वेरी वेल, सिलेक्शन टेस्ट में कई तरह के प्रोसेस होते हैं। इसमें हम पेपर टेस्ट ले सकते हैं, पेंसिल टेस्ट ले सकते हैं, एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इस इंडिविजुअल की कई सारी क्वालिटीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं। सो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, तो आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, आफ्टर द चेकिंग देयर बैकग्राउंड्स, चेकिंग देयर बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्टिफाइड हो जाती है कि उसने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है, तब हम उसको सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में कई सारे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फर्स्ट टेस्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। It is a psychological test used to measure the level of intelligence of an individual and his ability to take decision। यानी with the help of intelligence test हम इंडिविजुअल की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेक करते हैं एज वेल एज उसकी एबिलिटी चेक करते हैं कि वो डिसीजन लेने के लिए कितना कैपेबल है। द सेकेंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल। यानी विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट हम ये पता करते हैं कि कोई एम्प्लॉय जो एप्लीकेंट्स है उसमें नई चीज़ को सीखने का क्वालिटी कितनी ज़्यादा है। बिकॉज यू नो वेल कि इनोवेशन के फील्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन की हर एम्प्लॉयज़ को रेडी होना चाहिए टू लर्न न्यू स्किल, न्यू थिंग्स। सो एक एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके अंदर न्यू स्किल की सीखने की उसके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। It is a test that provide cues regarding the person emotion, reaction and value system। यानी विद द हेल्प ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट हम ये चेक करते हैं कि वो बंदा का पर्सनैलिटी कैसी है, यानी उसका इमोशन लेवल कैसा है, उसका किसी एक्शन पे रिएक्शन कैसा है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट में स्टडी करते हैं। देयर आफ्टर ट्रेड टेस्ट। इट इज़ अ टेस्ट यूज टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ जॉब। You know very well, trade test generally is related to the basic trade। Suppose अगर हम किसी चार्टेड अकाउंटेंट को किसी कंपनी में एज अ CA अपॉइंट करना है, तो कंपनी वाले CA को एज अ CA को अपने कंपनी में CA रखने से पहले उसका ट्रेड टेस्ट लेते हैं, कि उसकी प्रोफेशनल टेस्ट लेते हैं कि उसने CA की डिग्री तो एक्वायर की है बट वो प्रैक्टिकली वे में CA की नॉलेज को कितना इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेड टेस्ट वी मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ जॉब। Next one is interest test. It is a test used to know the interest or involvement of a person in other activity। You know where there are other activities organized by the organization, just like various kind of sports activity, various kind of entertainment activities conducted by the organization time to time। So ये इस टेस्ट से हम पता करते हैं कि उस एम्प्लॉयज़ की अपने काम के साथ साथ और अदर एक्टिविटी में कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है, यानी वो अपने काम को साथ साथ लेकर वो अदर कितने सारे फील्ड में वो एक्टिव है। यानी इन द सिलेक्शन टेस्ट कंपनी क्या कर सकती, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। दीज टेस्ट जनरली बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड एंड इंटरेस्ट। एंड देयर आफ्टर द रिटन टेस्ट, आफ्टर द सिलेक्शन टेस्ट, company organize an employment interview। Interview is a formal and in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job।
Through an interview, an interviewer seeks to obtain maximum information about the interview and interviews seek information about the job and the company. यानी विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू हम उसका कंफर्ट जोन जान पाते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस जान पाते हैं कि वो जब उस 10 लोगों को फेस करेगा तो उसकी रिएक्शन कैसा होगा। उसे कई तरह हम प्रैक्टिकली वे में ये देखते हैं कि अगर उसको कोई सिचुएशन देते हैं तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हम उसके इंटरनली व्यू को एसेस करते हैं कि उसका किसी चीज़ पर उसका क्या कह सकते हैं, क्या उसका राय क्या है, उसका सजेशन क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वी इवेल्युएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। ओके, thereafter we conduct a reference and background check. Many employer request name, address and telephone number of reference for the purpose of verifying information, gaining additional information of an applicants. These reference can be teachers, lecturer, previous employees and professors who can give additional information about the candidate. आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे इन फ्यूचर जॉब एप्लीकेशन के लिए तो उसमें एक कॉलम होता है, एक 2 पर्सन का आपको नाम देना पड़ता है और उनके नाम के साथ उनका इंटरव्यू, उनका डेजिग्नेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, आफ्टर द इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, जिसमें आपकी बैकग्राउंड एंड रेफरेंस को चेक किया जाता है कि आपके इंफॉर्मेशन के, आपके नॉलेज में कितने लोग इस एरिया में या किसी अदर एरिया में वर्क करते हैं। वो एक तरह से आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आपके बारे में लोगों का क्या राय होता है। So with the help of reference and background check, organization receive additional information about the candidate, and thereafter company take a selection decision. The final decision has been made among the candidate who passed the test, interview and reference checks. यानी कि पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जिसमें उसके इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है और वो इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है ऑन द पेपर, एज वेल एज देयर आफ्टर उनका सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज डिमांड। देयर आफ्टर एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है कैंडिडेट का, उससे उसे ओरली टॉक किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ये कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी इंटरव्यू चलता है, जिसमें आपसे कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, उसके बाद आपके रेफरेंस एंड बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द सिलेक्शन समटाइम्स अ कंपनी टूक अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट ओनली इफ द कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब। कुछ जॉब ऐसे होती है जहाँ पे उसका मेडिकल फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू undergo to medical fitness test. Thereafter, job offer. The 7th step of selection process is job offer. Who have passed all the previous hurdles, it is made through a letter of appointment to confirmation his acceptance and communicating to him reporting date and time. यानी जॉब ऑफर में होता क्या है कि जब कोई एम्प्लॉइज़ क्वालिफाइड कर देता है सारी इंफॉर्मेशन को, सारी चीज़ों को वो क्वालिफाई कर देता है। So in the job offer, company offered for the job to the selected candidate. इस पूरे जॉब ऑफर में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इन जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन होता है कि उसकी राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उसकी रिपोर्टिंग टाइप्स क्या हैं और क्या बेसिक पे है, हाँ, एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। द नेक्स्ट स्टेप्स and the last step of the whole selection process is contract of employment. When a candidate accepts a job offer, the contract of employment is made. It is in written form and includes job title, duties, responsibility, date when continuous employment starts, and the basis for calculating services, rates of pay, allowances of hours of leave rules, sickness, grievances procedure, etc. The candidate also fill up the अटेंशन फॉर्म गिविंग द नेसेसरी डिटेल्स। यानी आफ्टर द जॉब ऑफर, जैसे इससे पहले वाले 7 स्टेप में कंपनी ने अपने एप्लीकेंट्स को, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उसको जॉब ऑफर किया कि आपको इस टाइम को इतने बजे कंपनी में ऑफ़र करना है और आप उस ऑफ़र का रिप्लाई करेंगे कि यस आई एम रेडी टू ज्वाइन द जॉब। ओके, देयर आफ्टर जब आप जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं
तो आफ्टर सम डेज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली वे में देखता है कि उसका डिसीजन सही है कि नहीं है। ठीक है, जब आप 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जो भी उसका पीरियड होगा, स्पेसिफाइड पीरियड, जब आप उस पीरियड को क्वालिफाई कर जाते हैं और कंपनी को सेटिस्फाइड कर देते हैं कि येस यू आर फिट फॉर दिस जॉब, तो उसके बाद कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि कैंडिडेट को जब जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है। ये एक रिटन फॉर्म में होता है जिसमें जॉब के टाइटल्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब से आपने जॉब ज्वाइन किया है, उसकी डेट, आपकी सर्विस किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी, आपका पे, अलाउंसेस, आवर ऑफ वर्क, लीव रूल्स, सिकनेस, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि नाउ यू आर बिकम अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको इन सारी बेसिक नॉलेज के, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको की नॉलेज होनी चाहिए। सो वो आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो अगर हम पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को डीपली स्टडी करें तो वी फाइंड दैट कि सबसे पहले इन द सिलेक्शन प्रोसेस में जब रिक्रूटमेंट के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट से उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का तक का जो सफ़र होता है वो कुछ चरणों से होकर या कुछ स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले जितने एम्प्लॉयज़ ने उस जॉब के लिए एप्लीकेशन भरा होगा उन्हें पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर डेट पे बुलाया जाता है। उनके इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, इन एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में ऑन द मार्कशीट कितनी सही है। अगर वो एक्यूरेट होती है देयर आफ्टर उन्हें सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्रोच किया जाता है। कंपनी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर कई तरह के सिलेक्शन टेस्ट कराती है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, हु टेस्ट द इंटेलिजेंसी ऑफ द इंडिविजुअल, एप्टीट्यूड टेस्ट विच हेल्प्स टू टेस्ट द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल, पर्सनैलिटी टेस्ट which test the person's emotion, reaction and value system, trait test which used to measure the existing skill of an individual to perform a job, and interest test which helps to test the know the other activities interest area of the particular applicants. Thereafter, after the selection test, जो applicants क्या होते हैं टेस्ट में पास होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट में पास हो जाते हैं, उन्हें एज ए इंटरव्यू बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे 500 एम्प्लॉयज़ ने इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन दिया, उसके बाद उसमें से 300 लोग सेलेक्ट हुए फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। 300 लोग सिलेक्शन टेस्ट में से हमने 150 को रिजेक्ट कर दिया और 150 वालों को सेलेक्ट कर दिया फॉर द इंटरव्यू। 150 बंदों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या होता है, डे टू डे कन्वर्सेशन होता है, ओरल कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट लिया जा चुका है। अब आपकी ओरल टेस्ट, आपका बिहेवियर, आपके प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड, सब चीज़ की चेकिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देयर आफ्टर जब 150 जो बचे थे उनमें से मान लीजिए 75 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पास कर दिया, उसके बाद उसमें से एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड चेक किया। बैकग्राउंड चेक में उन्होंने जिस लोगों के लिए रेफरेंस या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होगी उनसे कॉल करके या उनसे विज़िट करके उनके पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाती है, एप्लीकेंट्स के बारे में, कि क्योंकि देखिए आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 8 घंटे में भी या 1 दिन में भी आप किसी बंदे को उतने अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। तो जब वो किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करता है फॉर द रेफरेंस, तो हम उनसे कांटेक्ट करके पूछा जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उनका बैकग्राउंड चेकिंग भी किया जाता है कि ये बताइए कि उनका मेंटल लेवल कैसा है, फिजिकल लेवल कैसा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मींस कोई क्राइम वाइम से रिलेटेड तो फैमिली नहीं है या वो पर्सन तो क्राइम से रिलेटेड नहीं, ऐसा तो नहीं वो फ्रॉड है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ करेगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि कंपनी में जॉब लेते हैं और पुरानी कंपनी के को फ्रॉड करके वो दूसरी कंपनी में जॉब लेते हैं, फ्रॉड करके उनको निकाल दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस सारे स्टेप्स में निकल के आती है।
सो ये भी स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेलेक्ट डिसीजन लिया जाता है कि 75 में से मान लीजिए सेलेक्ट हमने किया 60 कैंडिडेट को। 60 कैंडिडेट के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। बिकॉज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस तो होता है, बट अगर आप एक ही पोस्ट के लिए बार बार सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे तो सोचिए कितनी बार आपको सिलेक्शन प्रोसेस लेना पड़ेगा। आपके पास हमेशा लेबर फोर्स की डिफिसिट रहेगी, हमेशा आपके पास एम्प्लॉयज़ कम रहेंगे, आपका वर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन एक्टिविटी वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। सो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराइए। कौन आपके जॉब करने के लिए फ़िट है। पता नहीं चला किसी एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब पे रखा और उसकी डेथ जल्दी हो गई क्योंकि उसको ऐसी बीमारी थी, या फिर ही इज़ नॉट केपेबल फॉर द जॉब, आफ्टर सम टाइम्स वो पैरालाइज हो गया, आफ्टर सम टाइम्स ही बिकम्स इल। तो कंपनी उन्हीं सारे एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब में रखती है जनरली जो उस काम के लिए फ़िट होता है, जिसके लिए फिजिकल फिटनेस ज़रूरत फिजिकल, जिसके लिए मेंटली फिट है मेंटली। तो बेसिकली यहाँ पे चाहा जाता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हमारे कंपनी के साथ लंबे टाइम से जुड़े रहें और हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई हर्डल्स ना आए। देयर आफ्टर जॉब ऑफर, जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन पास होने के बाद उन्हें जॉब ऑफर किया जाता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो भाई जाहिर सी बात है वो इतने लंबे प्रोसेस से होके आए हैं तो वो टैलेंटेड तो होंगे, वो हर तरह से फिट होंगे, तो हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन से बेटर भी उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग गई हो। तो 75 में जिन 60 लोग का मेडिकल टेस्ट हुआ, मान लीजिए 50 लोग आप सेलेक्ट किए आफ्टर पासिंग द मेडिकल टेस्ट, तो 50 में से ज़रूरी नहीं कि 50 लोग आपके जॉब को ज्वाइन ही करेंगे। हो सकता है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, या फिर वो अब ये सोचेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ बियर करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा लाइफ नहीं है, कैरियर नहीं है, हम अब और मेहनत करेंगे, किसी अदर कंपनी में जाएंगे। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आपके जॉब ऑफर को डिसएग्री भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए कंपनी पहले जॉब ऑफर देती है, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराती एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जॉब ऑफर देती है जिसमें आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। देयर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि आप जब इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें कंपनी ऑफर देती है फॉर द जॉब टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज मस्ट। तो जो एम्प्लॉयज़ उस जॉब को ज्वाइन करना चाहता है उस पर्टिकुलर डेट पे जाकर जॉब को ज्वाइन करता है, अपने काम को करता है, एंड देयर आफ्टर सम टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसमें पूरे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। व्हाट इज़ अ जॉब टाइटल, व्हाट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ दिस जॉब, व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब, किस डेट पे आपको एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया है, आपका कैलकुलेटिंग सर्विसेज का क्या बेसिस होगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेगा, कितने आवर आपको वर्क करना पड़ेगा, लीव रूल्स क्या है, अगर छुट्टी लेनी है तो कैसे ले सकते हैं, सिकनेस मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो उसकी छुट्टी कैसे काउंट होगी, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर यानी अगर आपको कोई मान लीजिए शिकायत है या कोई मतभेद हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कंपनी के साथ कोई चीज़ टकराव हो जाती है, तो वहाँ पर आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये सारी प्रोसीजर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इन द रिटन फॉर्म, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के भी सिग्नेचर होते हैं और आपके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ना ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से किसी रूल एंड रेगुलेशन को वॉइड करता है, ना आप अपनी तरफ से। सो हियर इट इज़ अ ऑल selection process. After discussing the whole selection process, कुछ टॉपिक्स लास्ट वीडियो के बच गए थे। द टॉपिक इज merit and demerit of external sources. You know very well there are various external sources of recruitment, that is direct recruitment, casual collar, advertisement, employment exchange, placement agencies, campus recruitments, recommendation of employees, labor contractors, advertisement on television and web publishing. So such kind of sources have its merits and demerits, that is limitation. सो आज के इस वीडियो में एट द एंड हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट और डिमेरिट्स को भी स्टडी करेंगे। इंटरनल सोर्सेज के मेरिट और डिमेरिट हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बस प्रीवियस वीडियोस का एक टॉपिक बच गया था, वो था मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। सो द फर्स्ट मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज इज क्वालिफाइड पर्सनल. You know very well
An organization can attract highly qualified personnel through external sources. You know very well कि हम रिक्रूटमेंट में, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम आउटसाइड पब्लिक से एप्लीकेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं. सो ही इज़ मच मोर क्वालिफाइड देन द इंटरनल सोर्सेज. द सेकेंड इज़ वाइडर चॉइस. अगर हम चॉइस की बात करें तो इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास चॉइस कम होते हैं, क्योंकि हम अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही अपने जॉब में रिक्रूट करते हैं, उनको एप्लीकेंट बनाते हैं. सो हमारे पास चॉइस काफ़ी लिमिटेड होती है. बट इन द एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास चॉइस काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि फ्रॉम द पब्लिक कितनी ज़्यादा है, यू नो वेरी वेल, और पब्लिक में कितने अनएम्प्लॉयमेंटेड लोग हैं वो भी आपको पता ही है. सो वाइडर चॉइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्सेस. दिस नेक्स्ट इज़ फ्रेश टैलेंट. यू नो वेरी वेल कि इंटरनल सोर्सेज में हम लोग फ्रेश टैलेंट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ को ही एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं. बट इन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ recruitment we provide the employment opportunity to the fresh talent. The next one is competitive spirit. इंटरनल रिक्रूटमेंट में यू नो वेरी वेल कि एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि आप इतने दिन तक, अगर इतने सालों तक अगर आप कंपनी से जुड़े रहे, काम करते रहे कंपनी के लिए, तो यू शुड प्रमोट टू द नेक्स्ट हायर लेवल. क्यों? बिकॉज यू नो कि कंपनी प्रमोशन करेगी या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे लोगों को रिक्रूट करेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टाफ्स को ही करेगी. तो एक परसेप्शन बन जाता है, जिससे बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रह जाता. लेकिन अगर कंपनी अपने यहाँ जॉब्स में रिक्रूटमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी करेगी, तो वहीं इंटरनल स्टाफ्स को ये फील होने लगेगा, इनसिक्योरिटी तो रहेगी बट फील ये होने लगेगा कि अगर हम वर्क नहीं करेंगे, अगर हम इनिशिएटिव नहीं लाएंगे, अगर हम इनोवेशन नहीं लाएंगे, तो जो प्रमोशन है उसकी जॉब जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज के पास चली जाएगी. सो दीज आर द merits of external sources. Now we will move to the limitation of external sources. You know very well external sources में आपको पब्लिक को ऑफर करना पड़ता है, जहाँ पे एरिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनको डील करना, उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करना, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है. सो द लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल सोर्सेज इज लेंदी प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर, एज वेल एज द डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करने लगते हैं, खास तौर से प्रमोटेड पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड पर्सनस की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ पर अगर हम स्पेशली अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके ना ले आकर बल्कि बाहरी किसी व्यक्ति को ले आकर उस पर पोस्ट रिक्रूट कर देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिससे हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है. ठीक है, क्योंकि जैसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू प्रमोशन की पोस्ट को फिल करते हैं, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इसका विरोध भी करते हैं, इसको डिसएग्री भी करते हैं, और उनके मन में एक उनका मोराल भी डाउन हो जाता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रमोशन पोस्ट पे, जो प्रमोटेड पोस्ट होती है, उस पर रिक्रूटमेंट जो होता है, उस पर एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि 50% हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करेंगे, 50% इंटरनल, ताकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बनी रहेगी इससे. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये चांस रहेगा कि वो भी प्रमोट होकर हायर पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हैं. द थर्ड वन, यू नो वेरी वेल, इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस. अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू द इंटरनल सोर्सेज, तो वहाँ पर रिसोर्सेज भी कम हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी कम होते हैं. सो उनके ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कराना वो कम कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज में एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से स्क्रीनिंग पे एलिमिनेट करना, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करा के एलिमिनेट करना, इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू उनको एलिमिनेट करना, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू उनको एलिमिनेट करना, बैकग्राउंड चेक्स के थ्रू उनको एलिमिनेट करना, तो एक वेरी लेंदी प्रोसेस एज वेल इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, सिलेक्शन एंड अदर प्रोसेस. सो आई होप कि you will very understand about the merits and demerits of external sources. So आज के वीडियोज़ में हम लोगों ने दो बातें पढ़ी. पहला तो the whole selection process. Okay, there are basically 8 steps in the selection process, and thereafter we discuss the merit and demerit of external and internal sources of recruitment. Okay, so if you have any kind of suggestion and doubts regarding this video, please ask me in the WhatsApp group, as well as please solve all the case studies related to this topic or the previous topics
Okay, and if you have any kind of doubt, please attend the online classes as well. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.